सरकार में तमाम मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना हो, या फिर उन मंत्रालयों के बीच के मतभेदों को दूर करना हो, या फिर सचिवों की स्थायी समितियों के जरिए उनमें आम सहमति बनाना हो, और इस तरह के और भी तमाम सारे काम हैं जिनको निभाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख को कैबिनेट सचिव कहा जाता है और इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मोस्ट पावरफुल पोस्ट इसे कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा शख्स रहा होगा जिसने भारत के इस अहम प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी? आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने भारत के बिखरे हुए मंत्रालयों को एक मजबूत कड़ी में जोड़ा? दोस्तों, यह कहानी है भारत के पहले कैबिनेट सचिव एनआर पिल्लई की, जिसने भारत के प्रशासनिक ढांचे को उसकी आत्मा दी। साल था 1898 और जगह थी केरल का एलनकंठ गांव। नारायण राघवन पिल्लई का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। हर पिता की तरह उनके पिता का भी सपना था कि उनका बेटा एक अधिकारी बने, और बेटा अधिकारी बन भी गया, लेकिन अपने पिता की सोच से कहीं बड़ा अधिकारी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि साधारण सा दिखने वाला लड़का इतना बड़ा अधिकारी बन जाएगा, इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाएगा। जी हाँ, आजाद भारत का पहला कैबिनेट सचिव। पढ़ाई में रुचि रखने वाले पिल्लई ने अपनी स्कूली शिक्षा केरल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा। लेकिन उनकी नजरें तो कुछ और ही तलाश रही थी। जी हाँ, उनकी नजरों में था सिविल सेवा का सपना। पढ़ाई का जुनून पिल्लई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक ले गया, जहां उन्होंने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। और दोस्तों, ये वो समय था जब सिविल सर्विसेज मात्र अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र मानी जाती थी। ऐसे में पिल्लई जी ने प्रूव कर दिया कि सिविल सेवा मात्र अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय भी किसी से कम नहीं है। सन 1922 में बतौर ICS अधिकारी उनका सफर शुरू हुआ और उन्होंने जल्द ही अपने कौशल और ईमानदारी से खुद को साबित किया। उन्होंने भूमि सुधार और आर्थिक योजनाओं में नए मानक स्थापित किए। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत को एक सशक्त प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और सरदार पटेल की नजर पिल्लई जी पर पड़ी और सन 1950 में उन्हें भारत का पहला कैबिनेट सचिव बनाया गया। जी हाँ, यह एक नया पद था, पर उनकी दूरदर्शिता ने इसे भारतीय प्रशासन का दिल बना दिया। पिल्लई ने विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया। उन्होंने सरकारी नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने की प्रक्रिया को दिशा दी और उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं की नींव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का स्थान मजबूत करना सबसे अहम था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिल्लई न केवल एक प्रशासक थे, बल्कि एक उम्दा राजनयिक भी थे। सन 1952 में उन्हें फ्रांस का भारत का राजदूत भी नियुक्त किया गया और यह उनके प्रशासनिक कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। पिल्लई अपनी बारीक समझ और सटीक विश्लेषण और तेज निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे और उनके कलीग अक्सर कहते थे कि उनके पास समस्या का हल ढूंढने की मानो छठी इंद्रिय थी। लेकिन इतने बड़े पद पर होने के बावजूद बेहद साधारण जीवन जीते थे और उनकी सादगी की मिसाल दी जाती थी। वे कहते थे कि प्रशासन का मतलब जनता की सेवा है, न कि सत्ता का प्रदर्शन करना। पिल्लई जी को फाइलों का जादूगर भी कहा जाता था। एक ही बार में डिटेल से डिटेल फाइल का सार निकालने में वे माहिर थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी भारत चीन सीमा विवाद के दौरान प्रशासनिक समन्वय स्थापित करना। और उन्होंने इस कठिन समय में कुशलतापूर्वक निर्णय लिए और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिल्लई जी ने भारतीय प्रशासन को जो आधार दिया, वो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। उनकी नीतियां और मूल्य नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। इसके लिए 1960 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो उनके योगदान का मात्र एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। तो दोस्तों, एनआर पिल्लई का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और जनता की सेवा ही असली सफलता है। आज भी उनके जैसे तमाम अधिकारी भारतीय प्रशासन में मिसाल बने हुए हैं। तो अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियां जानने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।
दोस्तों, पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई, सिंघम अगेन। देखी तो होगी आपने। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर बेस्ड ये फिल्म वैसे तो फुल एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी, लेकिन इस फिल्म में एक किरदार ने बड़ी सुर्खियां बटोरी और वो किरदार था लेडी सिंघम का। दमदार एक्शन सीन्स और विजुअल्स के साथ किसी लेडी सिंघम को पर्दे पर देखना दर्शकों को वाकई दिलचस्प लगा, लेकिन ये किरदार तो मात्र बड़े पर्दे पर था। असल जिंदगी में भी ऐसे तमाम किरदार मौजूद हैं जो वास्तव में अपनी भूमिका बड़ी शिद्दत से निभा जाते हैं, और इन्हीं में से एक हैं डॉक्टर किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर। स्वागत है आप सभी का अधिकारी द रियल हीरोज के इस दूसरे एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। जरा चंद लाइनों में उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं और फिर उनकी ही जिंदगी से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प किस्सों पर भी चर्चा करेंगे। साल 1949 में अमृतसर में जन्मी किरण बेदी की कहानी मात्र एक आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि बदलाव लाने वाले एक योद्धा की कहानी है। सन 1972 में भारत की फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर बन ट्रैफिक कंट्रोल, तिहाड़ जेल सुधार और नशा मुक्ति अभियानों में अहम भूमिका निभाई। तिहाड़ में योग, शिक्षा और सुधार कार्यक्रम शुरू करके एक जो इसकी पहचान जेल के रूप में हुआ करती थी, इसे भी उन्होंने एक सुधारात्मक संस्थान की पहचान सी दे दी थी। 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिला। नवज्योति और इंडिया विजन फाउंडेशन की स्थापना कर समाज सेवा में भी योगदान दिया। राजनीति विज्ञान में मास्टर्स, कानून और डॉक्टरेट की डिग्रीधारी किरण एक राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्लेयर भी थी। पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही और इसके अलावा भी उनकी तमाम उपलब्धियां हैं, जैसे कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। बहरहाल, अब आते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प किस्सा-गोई पर और पहली कहानी सुनते हैं। जब मेल डोमिनेटेड पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला ने अपनी जगह बनाई तो ये बदलाव की एक नई शुरुआत थी, लेकिन एक समाज की सोच को तोड़ना आसान नहीं था। एक दिन हाथ तो तब हो गई जब एक सीनियर ऑफिसर ने किरण बेदी पर तंज कसते हुए "ए छोकरी" कहकर काम के लिए आवाज दिया, और किरण को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। निर्भीक, निडर और साहसी उस युवा लड़की यानी किरण बेदी ने जवाब दिया, "सर, मुझे लगता है मेरा एक नाम है और इसे दुनिया किरण कहती है।" वास्तव में उनका ये जवाब सिर्फ एक अफसर को नहीं, बल्कि पूरे समाज को था कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, एक महिला की भी अपनी पहचान का। चलिए, अब जब बात छिड़ी है तो उनसे जुड़ी कुछ और दिलचस्प घटना आपको बताती हूँ। साल था 1980 और जगह थी दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बड़ी आम बात हुआ करती थी। गाड़ियों की आवाजाही बड़ी मुश्किल से होती थी, दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। लोग परेशान थे और ट्रैफिक पुलिस इसका सलूशन निकालने में मानो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। और इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कमान संभालने का जिम्मा किरण बेदी को मिला। वो चिलचिलाती धूप में बिना किसी झिझक के घंटों तक सड़क पर खड़ी रहती, और उनकी मौजूदगी न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार कर रही थी, बल्कि लोगों में भी ये संदेश जा रहा था कि रूल्स फॉलो करना जरूरी है। और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव दिखने लगा। और इसी दौरान एक दिन एक खास घटना घटती है। एक घबराई हुई महिला सड़क किनारे खड़ी थी और उसकी गोद में एक मासूम सा बच्चा था जो बेहद गंभीर रूप से बीमार लग रहा था। महिला परेशान थी क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रही थी, और किरण उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थी। उनकी नजर उस महिला पर पड़ी। उन्होंने स्थिति को समझते हुए बिना एक पल गवाए अपनी सरकारी जीप मंगाई और खुद ड्राइव करते हुए महिला और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। वहां तुरंत बच्चे का इलाज शुरू हो जाता है और बाद में पता चलता है कि अगर कुछ मिनट और लेट हो जाता तो उस बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता। बाद में पता चलने पर उस बीमार बच्चे की मां ने भावुक होकर किरण बेदी से कहा, "आप भगवान हैं मैडम, मेरी मदद के लिए आई हैं।" तो किरण ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये मेरा कर्तव्य था, और इस घटना के बाद इस डीसीपी ट्रैफिक का नाम हर किसी की जुबान पर चल पड़ा था। इनकी जिंदगी से जुड़ी एक तीसरी कहानी भी है, और कुछ लोग इन्हें क्रेन बेदी कहते हैं। क्रेन बेदी? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा में प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। गलत कार पार्किंग होने की वजह से इन्होंने क्रेन से उठवाकर पीएम की गाड़ी का चालान कटवा दिया था, और इसका मकसद मात्र ये था कि लोगों में कानून की बराबरी का मैसेज जाए। और बस इसी घटना के बाद से लोगों ने उन्हें नाम दे दिया क्रेन बेदी। दोस्तों, इतना ही नहीं, डॉक्टर किरण बेदी अपने निजी जीवन में भी बेहद बोल्ड डिसीजन लेने वाली महिला रही। 1970 के दशक में जब वो टेनिस खेला करती थी तो इस दौरान वह ब्रज बेदी के संपर्क में आई। ब्रिज उन्हें बेहद अच्छे लगे। धीरे धीरे किरण को एहसास होने लगा कि उनसे प्रेम करने लगी हैं।
अब आप सोचिए कि उस वक्त प्रेम विवाह करना और किसी महिला का खुद पुरुष को प्रपोज करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन किरण ने अपनी दिल की आवाज़ सुनी और सुखी वैवाहिक जीवन को स्वीकार किया। तो निजी जीवन में भी वे बेहद बोल्ड फैसले लेती थी। दोस्तों, ऐसी और भी तमाम कहानियां हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हैं और जो भावी ऑफिसर्स को जानी ही चाहिए। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल है कि अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो क्या प्रधानमंत्री की कार का चालान काटने की हिम्मत कर पाते? आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी ऐसे ही रियल हीरोज़ की कहानियां जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं दीप्ति आपसे फिर मिलूंगी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अधिकारी द रियल हीरोज़ में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और दूसरों की मदद करने का जज्बा बनाए रखें। धन्यवाद। जरा याद कीजिए 1990 का वो दशक जब सिस्टम में भ्रष्टाचार और धांधली ने चुनावों को मजाक बना दिया था। जब वह दौर था जब पैसे और ताकत के दम पर लोग सत्ता में आते थे। लेकिन तभी इस खेल में आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया, जो कहता था कि चुनाव कोई खेल नहीं है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है और उसे कोई तब तक नहीं हिला सकता जब तक कि मैं हूँ। और वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन थे। भारत का एक ईमानदार, निडर और क्रांतिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त। स्वागत है आप सभी का अधिकारी द रियल हीरोज के इस तीसरे एपिसोड में और मैं हूं दीप्ति। और आज हम बात करेंगे उस रियल हीरो की जिसने कहा था मैं सिस्टम बदलने आया हूं और बदल कर दिखाऊंगा। और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों उन्हें आज भी सिस्टम का सबसे बड़ा सुधारक माना जाता है। तमिलनाडु के पलक्कड़ में 15 दिसंबर 1932 में जन्मे तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर शेषन, जिन्हें दुनिया टीएन शेषन के नाम से जानती है, शुरू से ही अनुशासन और दृढ़ता के प्रतीक थे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, गुजराती भाषाओं की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में नए मानक स्थापित किए। एक आईएएस अधिकारी के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने के बाद उनकी असली पहचान बनी भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। 1990 से 1996 तक उन्होंने चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष और शक्तिशाली संस्था बनाने का कार्य किया। शेषन को आजाद भारत के ऐसे नौकरशाह के रूप में याद किया जाता है जिसके पास मौलिक सोच थी, जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब देश के नेता केवल 2 चीजों से डरते थे, एक तो भगवान, दूसरे शेषन। ऐसा जलवा था उनका। और एक बार तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में राजनीतिज्ञों को खाता हूँ। एक बार तो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया था कि शेषनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। बहरहाल उनके आलोचक उन्हें सनकी तक कह देते थे और देश के हर वाजिब वोटर के लिए मतदाता पहचान पत्र उन्हीं की पहल का नतीजा है। साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा, लेकिन के.आर. नारायणन से वे हार गए। और उसके 2 साल बाद कांग्रेस के टिकट पर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, लेकिन फिर उन्हें हार ही मिली। टीएन शेषन ने 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभालते ही ये साफ कर दिया था कि अब चुनाव का मतलब केवल वोट नहीं है बल्कि लोकतंत्र की रक्षा है। उन्होंने चुनावी खर्च सीमा तय की, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग पर सख्ती की और आदर्श आचार संहिता को लागू किया। तो चलिए उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों पर भी बात करते हैं। ये किस्सा है शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का और इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। टीएन शेषन की जीवनी शेषन एंड इंटीमेट स्टोरी में यह किस्सा दर्ज है। दिसंबर 1990 की बड़ी ठंडी रात थी और रात के करीब 1 बज रहे थे और उस समय के वाणिज्य मंत्री की गाड़ी आकर पंडारा रोड पर रुकती है। सफेद एम्बेसडर जब अंदर आती है तो उसमें से उस समय के कानून और वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी उतरते हैं और वह घर उस समय के योजना आयोग के सदस्य टीएन शेषन का था। सुब्रमण्यम स्वामी से उनके संबंध बड़े पुराने थे, यहाँ तक कि जब भी सुब्रमण्यम स्वामी को साउथ इंडियन खाना खाना होता था तो वह झट से शेषन के घर पहुँच जाते थे। लेकिन आज बात कुछ और थी। आज वह खाना खाने नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखने पहुँचे थे। घर का दरवाज़ा खुलता है, वे अंदर जाते हैं और जानते हैं अंदर जाते ही उन्होंने शेषन से क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या आप इस देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे? और जवाब आता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? और करीब 2 घंटे तक स्वामी शेषन को मनाते रहे और अंत में उन्होंने बोला
कि पहले वे अपने लोगों से बात करेंगे और तब कोई निर्णय लेंगे। दरअसल उस समय गठबंधन की सरकार थी, तो वो ये चाहते थे कि बाद में किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन ना हो और इसीलिए पहले ही सबकी सहमति ले ली जाए। और इसके बाद सेशन ने राजीव गांधी को फ़ोन घुमाया, उनसे बात करके 5 मिनट का समय मांगा और जब वे घर पहुंचे तो राजीव गांधी डाइनिंग एरिया में सेशन का इंतजार कर रहे थे और सेशन को देखते ही बड़ी तेज आवाज़ लगाई, फैट मैन इज हेयर, और बड़े हल्के मूड में अपने केयर टेकर को चॉकलेट लाने को कहा, क्योंकि दोनों को ही चॉकलेट बेहद पसंद थी। और इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही राजीव गांधी ने हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन मुस्कुराते हुए जब राजीव गांधी सेशन को दरवाजे तक छोड़ने पहुंचे तो बोल रहे हैं, वो दाढ़ी वाला शख्स अपनी किस्मत को कोसेगा एक दिन, जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया है। यहाँ दाढ़ी वाले से उनका इशारा चंद्रशेखर से था। ऐसे एक और दिलचस्प किस्सा सुनते हैं। एक बार एक बड़े राजनेता ने सेशन पर दबाव डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सेशन साहब, अगर आप हमारे हिसाब से काम करेंगे तो फायदा होगा। सेशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भगवान से डर लगता है, नेताओं से नहीं, और आपके फायदे की चिंता तो मुझे है ही नहीं, मुझे तो चिंता बस इस देश की है। ऐसे एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता को उल्लंघन किया, तो सेशन ने तुरंत मंच से उतार कर कार्रवाई करते हुए उनकी रैली रुकवा दी थी। और जब मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई तो सेशन ने स्पष्ट कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या साधारण नागरिक। बहरहाल टीएन सेशन ने साबित कर दिया कि अगर एक अधिकारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए तो बदलाव संभव है। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग का काम केवल चुनाव करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है। और इसीलिए आज भी उनका नाम भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लिया जाता है। टीएन सेशन की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में लिखे जाते हैं और कुछ इतिहास के पन्ने लिख जाते हैं। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार सेशन का देश के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या था? अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। धन्यवाद। संकल्प जिसका अडिग था, हर सपना साकार किया, मुश्किल राहों पर चलकर भारत का श्रृंगार किया। जिसने कहा नामुमकिन वो क्या होता है, ये शब्द तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। जिसने कहा मुश्किलें बड़ी नहीं होती, इरादे मजबूत होने चाहिए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो असंभव को संभव बनाने की कहानी बन गया। पहाड़ों को काटा, जंगलों को चीरा, जमीन को खोदा, समंदर का सीना चीरा और बिछा दी वो मेट्रो जिसने न सिर्फ शहर को बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों का नजरिया भी बदल दिया। जब हर रुकावट पर लोग बोले अब रुक जाओ, तो वो बोला अभी तो सफर शुरू हुआ है। और जब पहली बार ट्रेन चली तो वो सिर्फ ट्रेन नहीं थी, वो थी एक आदमी की जज्बे की जीत, और जिसने उसे बना दिया था मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर ई श्रीधरन। नमस्कार, मैं दीप्ति और आज अधिकारी द रियल हीरोज के इस एपिसोड में लेकर आई हूं एक कहानी एक ऐसे लीजेंड मेट्रो मैन ई श्रीधरन की जिसने हर चुनौती को अपने हुनर और हौसले से मात दी। I have very strong views in regard to the way the metro projects are being handled in this country. कोलकाता मेट्रो को मॉडर्न लुक देना हो या कोंकण रेलवे की दुर्गम पहाड़ियां हो या फिर दिल्ली मेट्रो का जाल या फिर कोच्चि शिपयार्ड के सालों से अटके एमवी रानी पद्मिनी जहाज की कंस्ट्रक्शन को कम समय में पूरा करना हो, उन्होंने हर बार साबित किया कि जहां चाह वहां राह। दोस्तों, ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ। इनका पूरा नाम था एलाट्टू वालीपल श्रीधरन। उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट, जो कि अब NIT कालीकट है, से पूरी की। शुरुआती नौकरी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यानी IES में हुई, जहां उन्होंने अपनी कार्यशैली और कार्यकुशलता से एक अलग ही पहचान बनाई। दोस्तों, श्रीधरन के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। उनके जीवन का हर प्रोजेक्ट चुनौती और रोमांच से भरा हुआ है। उन्हें भारत के सबसे कठिन रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक कोंकण रेलवे को पूरा करने का श्रेय जाता है। यह प्रोजेक्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उनकी अगुवाई में इसे तय समय सीमा में पूरा किया गया। उधर दिल्ली मेट्रो का सफर आज जितना आसान दिखता है, वास्तव में उतना कभी नहीं था।
इसे कम समय और बजट के अंदर पूरा करना था, जिसमें उनके असाधारण नेतृत्व क्षमता और योजना कौशल का उदाहरण दिखता है। यह प्रोजेक्ट न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि शहरी परिवहन के विकास में भी मील का पत्थर साबित हुआ, इसके लिए उन्हें भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। तो चलिए आज उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक और रोमांचक किस्सों पर बात करते हैं। तमिलनाडु में श्रीधरन ने 90 दिनों का काम मात्र 46 दिन में पूरा करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 1964 में आए समुद्री तूफान ने पम्बन ब्रिज, जो कि तमिलनाडु में है, को तबाह कर दिया था। और यह महज इत्तेफाक था कि उस दौरान एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ही थी और इस रेल हादसे में सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, पम्बन ब्रिज के 146 में से 125 गार्डन पानी में पूरी तरह से डूब गए थे और उस समय 32 वर्षीय सहायक इंजीनियर श्रीधरन को ब्रिज बनाने का काम सौंपा गया। दक्षिण रेलवे ने इस ब्रिज को बनाने के लिए 3 महीने का लक्ष्य तय किया था और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस युवा इंजीनियर ने यह काम मात्र 46 दिन में पूरा कर दिया और तब तत्कालीन रेल मंत्री ने 1000 रुपए का नगद इनाम भी इन्हें दिया था। ऐसी एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। ये बात 1980 के दशक की है। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई और मंगलौर के बीच रेल कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस की जा रही थी और यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ों और समुद्री तटों से घिरा हुआ था। एक्सपर्ट्स ने तो जैसे मान ही लिया था कि यह प्रोजेक्ट नामुमकिन है और तब यह चुनौती सौंपी गई श्रीधरन को। यहाँ 760 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 92 सुरंगें और 2000 से अधिक पुल बनाए जाने थे। मानसून के कारण काम बार बार रुक जाया करता था। घने जंगलों में भारी मशीन ले जाना और फिर से काम शुरू करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में श्रीधरन ने पूरी टीम को 24/7 काम करने का साहस पैदा किया। मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जो उस समय भारत में बहुत कम चलन में थी और उनकी प्लानिंग और मोटिवेशन से टीम ने रात दिन मेहनत की। तभी एक और बड़ी चुनौती सामने आई। वहाँ एक बड़ी सुरंग थी जिसे सुरंग नंबर 49 कहा जाता था और ये सुरंग बेहद कठोर चट्टानों और पानी से घिरी हुई थी। कई बार जब खुदाई की जाती तो पानी सुरंग में भर जाता और काम रुक जाता। एक बार तो खुदाई के दौरान सुरंग की छती टूट गई और पूरी सुरंग में पानी भर गया और एक घटना इतनी खतरनाक थी कि टीम ने यह प्रोजेक्ट ही छोड़ देने की सलाह दे दी थी। लेकिन श्रीधरन ने हिम्मत नहीं हारी। रात दिन खुद उस जगह पर रुककर खुदाई कराई और आखिरकार 7 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद सुरंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और इस तरह पूरा हुआ कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट। ऐसी एक और दिलचस्प किस्सा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का सफर आज जितना आसान है वास्तव में उतना आसान कभी नहीं था। वैसे तो मेट्रो का सपना पहली बार साल 1969 में देखा गया, लेकिन 26 साल गुजर गए ये सोचने में कि आखिर दिल्ली की राजधानी की मेट्रो कैसी होनी चाहिए। लेकिन 1995 में भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर डीएमआरसी की स्थापना की। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि डीएमआरसी का मुखिया किसे बनाया जाए। कौन हो वो शख्स जो राजधानी दिल्ली में मेट्रो के सपने को साकार कर सके। रेलवे का कहना था कि उनका आदमी हो तो अच्छा है। दिल्ली सरकार का कहना था कि मेट्रो प्रोजेक्ट उनके ही अधिकारी को मिले और इसी खींचतान के बीच रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी ई श्रीधरन का नाम सामने आ गया। देश की पहली मेट्रो यानी कोलकाता मेट्रो का तजुर्बा रखने वाले श्रीधरन ने डीएमआरसी के एमडी का पद संभाला और अब उनके सामने बड़ी चुनौती थी। एक तय समय पर राजधानी में मेट्रो को दौड़ाना, एक ऐसे देश में जहां किसी भी परियोजना को पूरा होने में सालों का वक्त लग जाता हो। ऐसे में श्रीधरन को वक्त दिया गया मात्र 10 साल का, लेकिन श्रीधरन ने कहा मेरे लिए 7 साल ही काफी है। साल 1995 में दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना को अमल में लाने का काम शुरू हुआ। 1998 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई और साल 2002 के खत्म होते होते देश की राजधानी में पहली मेट्रो दौड़ने लगी। चिलचिलाती धूप में ठसाठस भरी बसों का इंतजार करते दिल्ली वालों के बीच एयर कंडीशन वाली मेट्रो ठंडी हवा के झोंके की तरह आई, जिसने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदल कर रख दिया और देखते ही देखते मेट्रो दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन गई। दिल्ली मेट्रो में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए फ्रांस सरकार ने उन्हें लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया और इसके बाद उन्होंने कोच्चि मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोयम्बटूर मेट्रो में बतौर एडवाइजर काम किया और आज मेट्रो रोजाना
लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, वो भी काहिरा और कोलकाता के बाद सबसे कम कीमत पर। और इसीलिए 2005 में फ्रांस सरकार ने भी उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर्स से भी सम्मानित किया। अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका टाइम मैगजीन ने उन्हें एशिया का हीरो का टाइटल दिया। बहरहाल उनके जीवन पर 2 पुस्तकें भी लिखी गई, जिसका शीर्षक है इंडियाज रेलवे मैन, ए बायोग्राफी ऑफ ई श्रीधरन, जिसे राजेंद्र बी आखलेकर ने लिखा है, और एक किताब लिखी MS अशोकन ने, कर्मयोगी, ई श्रीधरन की जीवनी। कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा जरूर। तो दोस्तों, ई श्रीधरन की यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव या नामुमकिन सिर्फ शब्द भर है, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट पर है, जिसे दृढ़ संकल्प और अनुशासन से जीता जा सकता है। जैसे फिल्मों के नायक आखिरी मिनट तक हार नहीं मानते ना, वैसे ही आप भी अपनी UPSC की तैयारी हो या जिंदगी का कोई भी इम्तिहान, हर चुनौती का डट कर सामना करें। और याद रखें, सफलता के रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो हर सुरंग का अंत रोशनी से होगा। मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपका मेट्रोमैन मोमेंट अभी इंतजार कर रहा है। और अगर आपको यह एपिसोड प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। और हाँ, जाते जाते आज का आपके लिए एक सवाल, वो ये कि आपने भारत के कितने शहरों में मेट्रो की यात्रा की है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अभी के लिए अपना खूब ख्याल रखें और देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, फिल्में देखना तो हम सबको बेहद पसंद होता है, और कुछ फिल्में तो ऐसी होती हैं कि जिनके किरदार फुर्सत के पलों में हमारे जहन में खूब शोर मचाते हैं। लेकिन आज रियल जिंदगी के जिस किरदार की मैं बात करने वाली हूँ, उसमें तो मानो कई किरदार एक साथ समा गए हैं। जरा याद कीजिए फिल्म चक दी इंडिया के कोच कबीर खान और उनकी लगन को। मैरी कॉम फिल्म में मैरी कॉम की हिम्मत को जरा महसूस करके देखिए, और फिर फिल्म नीरजा में नीरजा की निडरता को एक बार जरा जी कर देखिए, और अब इन तीनों किरदारों को आपस में मिला दीजिए। और उसके बाद जो किरदार उभर कर आएगा, आज कहानी उसी नायिका की। आज की कहानी है रुचिरा कंबोज की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि की। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए मेरे यानी दीप्ति के साथ अधिकारी द रियल हीरोज के आज के एपिसोड में कि कैसे कूटनीति की सुपरस्टार बनी भारत की आवाज और दुनिया का आदर्श। रुचिरा कंबोज का जन्म एक संस्कृति समृद्ध परिवार में हुआ था, जहां एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा थी। लखनऊ में जन्मी रुचिरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। शिक्षा ने न उन्हें केवल एक विजनरी अप्रोच दी, बल्कि मजबूत व्यक्तित्व भी दिया। साल 1987 में भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ऑल वुमेन रैंकिंग में टॉप करने के साथ उनके चयन ने उनके जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। रुचिरा की पहली पोस्टिंग पेरिस में हुई थी, जहां उन्होंने फ्रांस और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया। और उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी खूबी थी उनका संवाद कौशल और रणनीतिक सोच। भारत वापस आने पर उन्होंने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों का प्रतिनिधित्व भी किया। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका और भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी, जहां उन्होंने भारत के विदेशी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सन 2022 में रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्बेसडर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, जो उनके करियर का पीक था। और इस पद पर उनकी नियुक्ति ने उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं को तो मान्यता दी ही, साथ ही यह भी दिखाया कि भारतीय विदेश सेवा में महिलाएं कितनी प्रभावी और प्रेरणादायक हो सकती हैं। रुचिरा कंबोज ने विश्व स्तर पर विशेष रूप से यूएन में महिलाओं के अधिकारों की काफी वकालत की है। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में महिलाओं की भूमिका और उनके कंट्रीब्यूशन को भी महत्व देने पर बल दिया है। उनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से सच्ची प्रगति संभव है। रुचिरा का मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें डिसीजन लेने की प्रक्रिया में इक्वल पार्टिसिपेशन से भी जोड़ता है। रुचिरा एक ऐसी शख्स हैं जिसने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत की आवाज को मजबूती से पेश किया है।
उन्होंने कहा था भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। साधारण परिवार की इस असाधारण बिटिया ने न सिर्फ कूटनीति के खेल में महारत हासिल की, बल्कि महिलाओं के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तो चलिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों को सुनते हैं जिन्होंने उन्हें बना दिया है कूटनीति का सुपरस्टार। साल था 2022 और मंच था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि बनने के बाद रुचिरा ने पहली बार यूएनएससी में कदम रखा था। तब कूटनीति के गलियारों में पुरुषों का दबदबा था, लेकिन रुचिरा कंबोज का आत्मविश्वास अलग था। बैठक शुरू हुई, पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना कश्मीर का राग छेड़ दिया था। उसकी सारी बातें उकसाने वाली थी और तभी रुचिरा ने अपना माइक ऑन किया और एक तीखे लहजे में कहा, आपका हर शब्द झूठ है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कौन है यह पूरी दुनिया जानती है। भारत शांति का समर्थक है, लेकिन हमारे संप्रभु अधिकारों से समझौता कभी नहीं होगा। और उनके इस जवाब ने जैसे यूएनएससी के हॉल में मानो बिजलियां गिरा दी थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया था और उनकी इस तगड़ी प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान चुप हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे भारत की फायर ब्रांड डिप्लोमेट का खिताब दे दिया था और यह उनकी पहचान का एक ऐतिहासिक पल था। चलिए एक और किस्सा सुनते हैं और ये किस्सा है साल 2007 का, जब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। भारत ने पहली बार महिला पुलिस इकाई को लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए भेजा था और इस कदम के पीछे थी रुचिरा कंबोज। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो कई लोग हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं कठिन परिस्थितियों में कैसे काम करेंगी, लेकिन रुचिरा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था कि अगर कोई बदलाव ला सकता है तो महिलाएं ही हैं और यह भारत साबित करके दिखाएगा। लाइबेरिया में भारतीय महिला पुलिस इकाई ने ऐसा कमाल किया कि वहां के राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ ने खुद उनकी तारीफ की और ये मिशन इतिहास का हिस्सा बना और रुचिरा कंबोज को महिलाओं की ताकत को पहचानने वाली नेता के रूप में सराहा गया। ऐसी एक और किस्से की बात हम सुन लेते हैं। एक और ऐतिहासिक पल बनने वाला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हो रही थी। बड़े बड़े देशों के नेता अपनी बात रख रहे थे, लेकिन कोई भी ठोस समाधान की बात नहीं कर रहा था। और तभी रुचिरा कंबोज उठी और उनका व्यक्तित्व और उनकी आवाज ने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा, भारत न केवल समस्या पर बात करता है बल्कि समाधान के लिए भी कदम उठाता है और हम दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहे हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए समय कम है और भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। उनके इस भाषण ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की गंभीरता को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया था। यह पल साबित करता है कि रुचिरा कंबोज केवल एक कूटनीतिज्ञ नहीं बल्कि भारत की आवाज है। तो एक किस्से रुचिरा कंबोज की वो झलक दिखाते हैं जो उन्हें हर दूसरे कूटनीतिज्ञ से अलग बनाते हैं। रुचिरा कंबोज का जीवन और करियर उन सभी महिलाओं के लिए एक जीता जागता उदाहरण है जो समाज में बदलाव लाने और दुनिया को बेहतर बनाने की चाह रखती हैं। उनकी आवाज और उनके काम न केवल भारतीय विदेश सेवा में बल्कि वैश्विक दर्शन में भी महिलाओं की उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत करते हैं। उनकी हर पहल, हर भाषण और हर कदम एक संदेश देता है कि भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक महिला की है तो ये आपकी गलती है। ये कहानी है उस भारत की जो हर दिन अपनी संप्रभुता, अपनी शक्ति और अपनी सशक्त आवाज से दुनिया को बदलने का इरादा रखता है। तो क्या आप भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी उस आवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दुनिया को बताती है कि भारत अब कोई मामूली देश नहीं है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आज का एपिसोड यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगली बार एक और सशक्त कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस शख्स से आपको रूबरू कराने वाली हूँ, चलिए उसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मणिपुर के घने जंगलों का एक ऐसा गांव जहां जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। बारिश में फिसलते रास्ते और बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने का संघर्ष और एक पूरी पीढ़ी जो आधुनिक विकास से कोसों दूर थी। लेकिन फिर एंट्री होती एक ऐसे इंसान की जिसने ठान लिया था कि अगर सरकार नहीं बनाएगी तो वो खुद बनाएगा, और एक ऐसा चमत्कारी अधिकारी जिसे लोग मिरेकल मैन कहने लगे और नाम था उसका आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए मेरे यानी दीप्ति के साथ अधिकारी द रियल हीरोज के आज के इस स्पेशल एपिसोड में कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के सुदूर इलाके का साधारण सा दिखने वाला लड़का
बना मिरेकल मैन ऑफ इंडिया। तेईस सितंबर 1984 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे पामे गरीबी और संघर्ष से घिरे थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में की और फिर आगे की शिक्षा के लिए सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलोंग और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली चले गए। लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए। और साल 2009 में जब उन्होंने यूपीएससी पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में प्रवेश किया तो ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समुदाय की जीत थी। तो चलिए उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्सों को सुनते हैं और उनकी जिंदगी को थोड़ा करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनते हैं जिसने उनकी ज़िंदगी के मायने ही बदल दिए थे। जब आर्मस्ट्रांग पामे की पहली पोस्टिंग मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक बुनियादी चीज़ की भी कमी थी और वो थी सड़क। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहाँ लोगों को 100 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल जाना पड़ता था, स्कूल जाने के लिए खतरनाक जंगलों को पार करना पड़ता था। और पामे के लिए ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु का सवाल बन गया था। और सरकार के पास इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी बजट नहीं था। अधिकारी कहते रहे ये संभव नहीं है, फंड नहीं है। लेकिन पामे ने तो जैसे ठान ही लिया था कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम खुद कर लेंगे। और यही तो शुरू हुआ एक क्रांतिकारी सफर। ऐसे में उन्होंने एक दिन फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और लिखा कि क्या हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करें तो क्या अपने लिए एक सड़क नहीं बना सकते हैं। और इस एक सवाल ने हजारों लोगों को झकझोर दिया था। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ ने 100 रुपये दिए तो कुछ ने 10,000, तो कुछ ने अपना पेंशन ही दे डाली। और इस तरह से धीरे धीरे 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। और फिर शुरू हुआ असली काम, बिना किसी सरकारी फंड के, बिना किसी बड़े ठेकेदार के, सिर्फ जनता की मदद से। और बन गई पीपल्स रोड। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार साल 2012 में 100 किलोमीटर लंबी पीपल्स रोड तैयार हो गई। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये विश्वास था, यह लोगों की एकजुटता की ताकत थी। और आज यही सड़क सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 137 घोषित किया जा चुका है। पामे एक बार फिर चर्चा में तब आए जब उन्होंने एक बार फिर अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि जब वो बच्चे थे तो हमेशा सोचा करते थे कि आखिर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता क्या होगा, लोग कैसे काम करते होंगे। बचपन में वो हर रोज डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के पास से गुजरते और सोचते कि आखिर अंदर चल क्या रहा होगा। वो अंदर जाना चाहते थे मगर कभी जा नहीं पाए। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि अब आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को झेले या फेस करे। उनकी इच्छा थी कि इस आने वाली पीढ़ी के दिल में ये इच्छा दबी न रह जाए। उनका मानना है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये देश चलता कैसे है। और शायद यही सोचकर पामे ने एक मुहिम चलाई जिसमें वो 5वीं से 10वीं तक के छात्रों को हर शुक्रवार खाने पर बुलाते थे और उन्हें समझाते थे कि आखिर उनका काम क्या है। उनके साथ ही वो ये भी बताते थे कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बच्चों के लिए फुटबॉल प्लेग्राउंड तक बनाए जिससे उनकी कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक और किस्सा आपको सुनाती हूँ। दोस्तों, पामे सिर्फ एक जिम्मेदार अफसर ही नहीं थे बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं जो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे एक बार फिर उन्हें ऑफिस के काम से मिजोरम के लुंगलोई जिले के एक छोटे से गांव में जाना पड़ा और वहां उनकी मुलाकात हुई 11 साल की लाल रिंडिका से, जो जन्म से ही तालू में छेद की समस्या से जूझ रही थी। दोस्तों, यह दोष बच्चों के बोलने, खाने पीने तक मुश्किलें खड़ी कर देता है और गरीबी के कारण लाल रिंडिका का इलाज नहीं हो पाया था। लेकिन पामे ये अनदेखा नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत इम्फाल के एक अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कराई और उन्होंने सिर्फ लाल रिंडिका का पूरा मेडिकल का खर्चा उठाया बल्कि उसके पिता के साथ आने जाने और ठहरने की भी जिम्मेदारी खुद ली। और पामे के इस प्रयास से लाल रिंडिका को एक नया जीवन मिल गया और उसकी मुस्कान ने साबित कर दिया कि एक सच्ची इंसानियत किसी ड्यूटी की मोहताज नहीं होती है। पामे ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नेतृत्व प्रशिक्षण भी लिया और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो लोगों को बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। पामे ने सिखाया कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है अगर उसमें जुनून और ईमानदारी हो। उनकी इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी का भी पुरस्कार मिला।
CNN IBN ने उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उन्हें आमंत्रित किया गया और साथ ही फेसबुक, जहां से उसने प्रसिद्धि दी, जहां से उसकी पहचान कराई, उस ऑफिस में भी उनको बुलाया गया। हालांकि पामे के लिए इन सभी पुरस्कारों से बड़ा सम्मान है जनता की तरफ से उन्हें लगातार मिल रहा प्रेम। लोग पामे को इस कदर मानते हैं कि उन्हें मिरेकल मैन ऑफ मणिपुर कहकर बुलाया जाता है। पब्लिक सर्वेंट का असल मतलब आर्मस्ट्रांग पामे जैसे ऑफिसर ही समझा सकते हैं। ये हर रोज चैन से इसलिए सो पाते होंगे क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से IAS बनने का फैसला किया, ये उसे पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। पामे जैसे अफसर युवाओं को ये सीख भी देते हैं कि परीक्षा के लिए मेहनत करना और फिर उसे पास करके एक ऑफिसर बन जाने से ही आप महान नहीं बन जाते हैं। असल में आपकी परीक्षा तो ऑफिसर बनने के बाद ही शुरू होती है। और अब आपकी बारी। अगर आपको भी लगता है कि बदलाव सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। अगर यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन असली में तुम क्या हो? तुम्हें खुद पर शर्म नहीं है? तुम्हारे घर वालों ने ऐसे कैसे स्वीकार किया? क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता कि तुम वैसी क्यों नहीं हो? शादी कैसे करोगे? तुम क्यों ऐसे कपड़े पहन रहे हो? तुम कुछ बड़ा कर सकते हो? छे, तुम तो सिर्फ ताली बजाने और भीख मांगने के लिए बने हो। और ये ऑफिस की कुर्सी ना तुम्हारे लायक नहीं है। तो अब जरा सोचिए, जब आपकी पूरी जिंदगी इसी तरह के चुभने वाले सवालों के जवाब देने में बीतने लगे, तब क्या आप अपने सपनों की उड़ान भर पाएंगे? जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, वो अपने जवाब से दुनिया को बदल देते हैं। वो उन्हीं तानों और उलाहनाओं को अपनी सीढ़ी बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। वो अपने हौसलों से उन सभी लोगों को चुप करा देते हैं जो कल तक उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। उनको एहसास कराते हैं कि उनकी पहचान उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वेरी स्पेशल एपिसोड में मेरे यानी दीप्ति के साथ बात करते हैं ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान की, भारत के फर्स्ट ट्रांसजेंडर IAS अधिकारी। जिसके बारे में जब दुनिया ने कहा कि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो उसने कहा यही मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी। और खुलकर अपनी ट्रांसजेंडर पहचान को स्वीकार करने वाली भारत की पहली IAS अधिकारी, जो केवल एक नाम नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक है। उसकी कहानी एक ऐसे सफर की है जिसे समाज की बेड़ियों को तोड़कर साबित किया कि सपने किसी जेंडर के मोहताज नहीं होते। असली उड़ान तो बस हौसलों से होती है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, जहां रतिकांत प्रधान नाम का एक छोटू सा बच्चा दुनिया के बनाए नियमों में खुद को खोजने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में ख्वाब तो थे, लेकिन समाज के ताने और घर वालों की उम्मीदें अंदर एक अजीब सा डर था। मानो किसी हिंदी फिल्म की तरह यह कहानी भी इमोशन, ड्रामा और एक जबरदस्त ट्विस्ट से भरी हुई थी। 12 नवंबर 1983 को जन्मे रतिकांत को बचपन से ये एहसास था कि वह बाकी लड़कों से कुछ अलग है, लेकिन ये बात ना तो वो किसी से कह सकता था और ना ही खुद को समझा सकता था। मन में एक अजीब सी उलझन थी कि क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी पहचान समाज के बनाए ढांचे में फिट नहीं हो रही? पर हीरो की पहचान तो उसके संघर्ष से होती है, और ऐश्वर्या तो अपनी कहानी की नायिका थी। जब समाज का बनाया हर नियम उन्हें बता रहा था कि एक ट्रांसजेंडर इंसान सिर्फ तानों का हकदार होता है, तो वो सपने बुन रही थी। बचपन में टीचर के तानों से लेकर हॉस्टल में हुए यौन शोषण तक ऐश्वर्या को अपने इरादों से डिगा नहीं पाए थे। ऐश्वर्या के लिए सपने सिर्फ देखने की चीज नहीं थी, बल्कि उसे जीने की चीज थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG करने के बाद उसका सपना था IAS बनना। लेकिन यह सफर हमेशा की तरह आसान नहीं था। पढ़ाई के दौरान लोगों की बातें उसे तीर की तरह चुभती थी। जब उन्होंने खुद को एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में अपनाया तो परिवार, दोस्त और समाज सबने उन्हें निकार दिया। लेकिन जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब खुद को ही खुद का सबसे बड़ा सहारा बनना पड़ता है। हालांकि उनकी माँ और उनकी बहन ने जितना बन पड़ा साथ दिया था। उन्होंने पढ़ाई में खुद को झोंक दिया, रातों की नींद और दिन का सुकून त्याग कर एक ही लक्ष्य को सामने रखा कि IAS की परीक्षा तो बस कैसे भी पास करनी है, किसी भी हालत में पास करनी है।
और फिर वो दिन आया जब 2010 में यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया और लिस्ट में नाम था ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान। और ये सिर्फ ऐश्वर्या के लिए ही नहीं, पूरे LGBTQ+ समुदाय के लिए ऐतिहासिक पल था। दोस्तों, ऐश्वर्या उड़ीसा फाइनेंस सर्विसेज यानी OFS में वाणिज्यकर अधिकारी तो बन गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। सरकारी दफ्तरों में फाइलें बदल सकती थी, लोगों की सोच बदलना आसान नहीं था। कई बार साथी अफसरों ने संदेह किया, लोगों ने अलग समझकर नजरअंदाज करते रहे। लेकिन ऐश्वर्या जानती थी कि अगर अपनी पहचान पर गर्व करोगे तो दुनिया भी सलाम करेगी। और 2015 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के बाद कानूनी रूप से अपनी लिंग पहचान बदल ली, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने अपने IAS पद का उपयोग उन लोगों की मदद करने में किया जो अपनी पहचान के कारण समाज से बहिष्कृत थे। आज ऐश्वर्या सिर्फ एक IAS अधिकारी नहीं, बल्कि एक मिसाल है। उन्होंने LGBTQ+ अधिकारों के लिए सरकार में सुधार लाने की कोशिशें की, ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नए अवसर दिलाने का काम किया। और पिछले साल ये शुभ समाचार भी मिला कि ऐश्वर्या जल्द ही शादी भी करने वाली है। हालांकि इस बारे में अभी हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर सच कहूं तो अगर ऐश्वर्या पर कोई फिल्म बनती ना, तो इसका क्लाइमैक्स यही होता कि एक छोटे से गांव का बच्चा जिसने अपने ही घर में खुद को पराया महसूस किया और आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। और हर वो इंसान जिसने उन्हें कमजोर समझा था, आज उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। हर वो इंसान जिसने कल उससे मुंह मोड़ा था, आज उनके नाम की ही मिसाल दे रहा है। और वो समाज जो कल तक ताली बजाने की सलाह दे रहा था, आज खुद तालियां बजा रहा है। ऐश्वर्या की कहानी यही बताती है कि लोग क्या कहेंगे यह सोचकर कभी खुद को रोको मत, क्योंकि अगर हौसला हो तो कहानी खुद लिख जाती है और इतिहास बन जाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो जवाब देना, देखते जाओ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐश्वर्या की कहानी प्रेरणादायक लगी होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1947 और अगस्त की वो रात, आसमान में लाल धुएं के बादल थे और दूर किसी मस्जिद की मीनार जल रही थी, तो कहीं मंदिर की घंटियां टूटी पड़ी थी। सरहद पर सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, खून बहा था, भरोसा टूटा था और रिश्ते जलकर राख हो गए थे। रात के सन्नाटे में औरतों की चीखें गूंज रही थी और बच्चों के रोने की आवाज तो जैसे हवाओं में घुली थी। ट्रेन स्टेशन पर रुक तो रही थी, लेकिन उससे मुसाफिर नहीं, लहूलुहान लाशें उतर रही थी। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, हर तरफ बस आग और अफरा तफरी का माहौल था। और उधर राहत शिविरों में गंदे कपड़ों में लिपटे छोटे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनकी आंखें बस डर और भूख से भरी हुई थी और बुजुर्ग अपने कांपते होठों से बार बार बस यही पूछ रहे थे कि हमारा घर कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर में बैठे अफसरों की आंखों में थकान थी और माथे पर पसीना। शायद कोई इस हालात से निपटने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में एक आदमी ऐसा था जो इस अंधकार में उम्मीद की लौ जलाए खड़ा था और वो था तरलोक सिंह। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन इरादों में चट्टान सी मजबूती। उन्हें एक मिशन मिला था, 5 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को बसाना। और ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दोस्तों, आज की इस अधिकारी द रियल हीरोज के इस खास एपिसोड में मेरे यानी दीप्ति के साथ हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव और योजना आयोग के सदस्य तरलोक सिंह जी की। दोस्तों, गुजरावाला जो कि पाकिस्तान में है, कि एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे तरलोक सिंह का बचपन किसी आम बच्चे की तरह ही था। और पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, मन तो जैसे पढ़ाई में लगता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक बार वे मैट्रिक की परीक्षा में फेल भी हो गए, क्योंकि मन तो उनका रंगमंच में लगा हुआ था।
लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद उनका मन टूटा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। ऐसे में एक दिन उनके पिता ने डांटते हुए उन्हें कहा कि अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करो, लेकिन याद रखना इतिहास सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखता है जो अपने भाग्य को खुद गढ़ते हैं। और उस रात कुछ बदला। तरलोक सिंह ने ठान लिया कि अब वे असफल नहीं होंगे। उन्होंने खुद को किताबों में झोंक दिया और जल्द ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहां उनके गुरु बने प्रसिद्ध प्रोफेसर हेराल्ड लास्की। जी हाँ, ये वही हेराल्ड लास्की हैं जिन्होंने नेहरू, वीके कृष्ण मेनन और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो जैसे दिग्गजों को गढ़ा था। सन 1937 में उन्होंने लंदन में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी ICS पास की, जो कि उन दिनों इस परीक्षा में पास होना किसी रणभूमि में युद्ध जीतने से कम नहीं था। और वे भारत लौटे, लेकिन तब तक देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और एक तूफान आने वाला था, देश के विभाजन का तूफान। सितंबर का महीना था और साल था 1947। देश आजाद हो चुका था और तरलोक सिंह को भारत के पहले पुनर्वास महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन यह कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, ये एक जंग थी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 5 लाख से अधिक शरणार्थी जो कि भारत में आ चुके थे, उन्हें बसाना। पश्चिमी पंजाब में 27 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़कर आए लोगों के लिए पूर्वी पंजाब में सिर्फ 19 लाख हेक्टेयर जमीन बची हुई थी। लाखों लोगों के पास ना रोटी थी, ना घर और ना ही कोई भविष्य। ऐसे में अगर कोई चूक होती तो देश की नई सरकार पर बड़ा संकट आ सकता था। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में आधी रात को बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद चिंतित थे। उनका कहना था कि अगर इन लाखों शरणार्थियों को सही तरीके से नहीं बसाया गया तो देश में दंगे और भड़क सकते हैं। तभी तरलोक सिंह ने कहा कि क्यों न हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे किसी के साथ अन्याय न होने पाए। और इस बात के बाद उन्होंने 2 क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, जिसमें एक थी मानक एकड़ योजना, जिसके तहत हर किसान को उपजाऊ जमीन का हिस्सा मिलना था, और दूसरी थी ग्रेडेड कट नीति, जिससे जमीन के बंटवारे में पारदर्शिता बनी रहे। और कुछ ही महीनों में लाखों शरणार्थियों को नई जिंदगी मिल गई थी। इस इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस योगदान को भारत के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी सफलता बताया। शरणार्थी पुनर्वास में शानदार काम करने के बाद नेहरू ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद अफसर हो, क्या तुम मेरे निजी सचिव बनोगे? तरलोक सिंह ने बिना हिचक हामी भर दी और उन्होंने 17 वर्षों तक योजना आयोग की रीढ़ बनकर काम किया। योजना आयोग में उनका दबदबा इतना था कि लोग उसे तरलोक सभा तक कहने लग गए। वे भारत के आर्थिक विकास के शिल्पकार बन गए। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 3 प्रमुख पद्म पुरस्कारों से नवाजा। 1954 में उन्हें पद्मश्री मिला, सन 1962 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण। वे 3 पद्म पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले और एकमात्र सिविल सेवक बने। दोस्तों, 10 दिसंबर 2005 को 92 वर्ष की उम्र में तरलोक सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चंडीगढ़ की TS सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी उनके नाम पर बनी है। योजना आयोग का ढांचा, पंचवर्षीय योजनाएं और पुनर्वास प्रणाली आज भी उनके ही सिद्धांतों पर टिकी है। आज हम भगत सिंह को जानते हैं, पटेल को जानते हैं, लेकिन उन नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए देश की तकदीर बदल दी। और वो कहते हैं ना, कभी कभी सबसे अंधेरी रातों में ही सबसे चमकदार सितारे जन्म लेते हैं। और तरलोक सिंह ऐसे ही एक सितारे थे जो भारत के निर्माण में जलकर रोशनी बन गए। तो दोस्तों, तरलोक सिंह की एक कहानी यदि आपको प्रेरणादायक लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अन्य और अधिकारियों की कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद मायने रखता है। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। साल 1980 जब पहली बार भागलपुर में अंधे किए गए लोगों की छपी तस्वीरों ने पूरे जनमानस को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने त्वरित न्याय करने के नाम पर कानून अपने हाथों में ले लिया था और 33 अंडर ट्रायल लोगों की आंखें फोड़कर उसमें तेजाब डाल दिया। और ऐसा एक बार नहीं, ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चला था और बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, गंगाजल।
जो हम सबको याद होगी, जो केवल सिनेमा नहीं बल्कि भारत के उस काले सच का आईना थी जहां कानून के रखवाले ही कानून का गला घोट रहे थे। इस घिनौने अपराध की जांच एक ऐसी अफसर ने की थी जिसे आज भी बिहार की हंटर लेडी कहा जाता है। आज अधिकारी द रियल हीरोज में मैं दीप्ति आपको मिलवाने जा रही हूँ बिहार कैडर की पहली महिला आईपीएस अफसर मंजरी जरूहार से। वो अफसर जिसने कानून को सिर्फ फाइलों में ही नहीं बल्कि सड़कों पर लागू करके दिखाया। बंदूक तानने वाले डकैत भी उनसे कांपते थे। राजनीति के दम पर पलने वाले गुंडे भी उनके नाम से थर-थर कांपते थे। नक्सलियों ने धमकियां दी लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटी। बिहार का जंगल राज हो या गैंगस्टर का आतंक हो या कानून के नाम पर चलने वाला भ्रष्ट सिस्टम, मंजरी जरूहार ने इस गंगा जल को अपने साहस और बेखौफ फैसलों से सच करके दिखाया। दोस्तों, मंजरी का जन्म बिहार के छोटे से कस्बे जरूहार में हुआ था। वे एक सम्मानित परिवार से आती हैं और उनके परिवार के कई सदस्य आईएएस और आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन उनके घर का माहौल बेहद ही साधारण था। हालांकि वो पढ़ने में भी काफी होशियार थी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी माँ ने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और खाना पकाने में प्रशिक्षित किया था, क्योंकि ये एक आदर्श गृहिणी के आवश्यक गुण हैं। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से होती है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। ससुराल वालों के व्यवहार और पति की अनदेखी के कारण उनका तलाक हो गया। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी करवाने की सोची, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का फैसला लिया और तैयारी के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने पसंदीदा सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बड़ी मेहनत और लगन से तैयारी की, और जिसका नतीजा ये निकला कि 1976 बैच में बतौर आईपीएस अधिकारी के तौर पर उनका सिलेक्शन हो गया और फिर उनकी जिंदगी में सफलता के कई चैप्टर जुड़ते ही चले गए। दोस्तों, साल 2003 में आई फिल्म गंगाजल का एक सीन आज भी याद किया जाता है, जब पुलिस जेल में बंद कैदियों को पहले बेदर्दी से मारती है और फिर कुछ पुलिस वाले कैदियों की आंखें फोड़कर उसमें गाड़ी की बैटरी का एसिड डाल देते हैं। और फिल्म का ये सीन आज भी बेहद लोकप्रिय है और सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये केवल फिल्मी पर्दे के लिए ही फिल्माया गया सीन है, इसका असलियत से कोई नाता नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इस सीन में दिखाई गई बर्बरता बिहार के भागलपुर के कुछ लोगों के जीवन की सच्चाई है। वास्तव में 1980 बिहार के इतिहास का वो काला पन्ना है जिसकी कहानी सुन अब भी लोगों की रूह कांप जाती है। शायद इस कांड के पीड़ित लोग मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। बिहार पुलिस के द्वारा किए गए इस दर्दनाक कांड को आंख फोड़वा कांड के नाम से जाना जाता है और इस काले अध्याय की जांच का जिम्मा सौंपा गया था मंजरी जरूहार को, क्योंकि वास्तव में आसान काम नहीं था। पूरा पुलिस महकमा इस जांच को रफा दफा करना चाहता था। अफसरों पर राजनीतिक दबाव था, लेकिन मंजरी झुकी नहीं, डरी नहीं, रुकी नहीं। चूंकि यह आरोप पुलिस वालों पर ही लगे थे, ऐसे में अपने लोगों की जांच का काम बहुत टफ था, लेकिन मंजरी ने जो सही था वही लिखा। उन्होंने हर गुनहगार को कटघरे में खड़ा किया, फिर चाहे वो वर्दी में हो या सत्ता की कुर्सी पर। और यह केस भारत के इतिहास में एक सबसे बड़े मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में दर्ज हो गया है। चलिए उनकी जिंदगी के और भी करीब से जानते हैं। जब एसपी बोकारो के रूप में उनकी तैनाती हुई तो हर जगह उनकी ईमानदारी, निडरता की चर्चा होने लगी। और फिर आया उनके करियर का टर्निंग पॉइंट, जब उन्हें सीखने और सिखाने का मौका मिला। उनके काम को देखकर सीनियर आईपीएस अधिकारी जूलिया रिबेरो ने उन्हें हैदराबाद की राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी यानी एनपीए में बतौर संकाय सदस्य चुना। और यह उनके लिए सिर्फ एक डेस्क जॉब नहीं थी, यह वो मंच था जहां उन्होंने देश के आने वाले सबसे बेहतरीन आईपीएस अधिकारियों को तैयार किया। 5 बैच के अफसरों को ट्रेनिंग दी और हर दिन कुछ नया सीखा। देश में कैसे पुलिसिंग होती है, अपराध को कैसे जड़ से खत्म किया जाता है, यह सब उनके नजरिए को और मजबूत कर रहा था। और एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी पोस्टिंग मांगनी नहीं पड़ती थी, बल्कि खुद सिस्टम उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए खुद नियुक्त करता था। एनपीए से लौटने के बाद उनकी तैनाती बिहार पुलिस की खुफिया शाखा में हुई। बाद में डीआईजी पटना और फिर सीआईएसएफ में उन्हें नियुक्त किया गया। और भी तमाम पोस्ट पर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। कुल मिलाकर मंजरी जरूहार वो महिला है जिसने समाज की हर रूढ़ी को तोड़ा। इसने साबित किया कि कमजोरी का लेवल सिर्फ सोच पर निर्भर करता है, हकीकत पर नहीं। ये कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने निजी जीवन के संघर्षों से लेकर प्रशासनिक चुनौतियों तक हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है।
भागलपुर ब्रांडिंग केस की जांच हो, नक्सलियों का आतंक हो या गैंगस्टर का सफाया, हर मोर्चे पर उन्होंने यह साबित किया कि असली ताकत वर्दी में नहीं है, बल्कि उस इंसान के इरादों में होती है जो उसे पहनता है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने सभी अनुभवों को अपनी आत्मकथा मैडम सर में भी लिखा है। वास्तव में ये मैडम सर शब्द किसी कांस्टेबल ने उनके लिए गढ़ा था और यह उस समय सम्मान का प्रतीक था जो उन्होंने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से अर्जित किया था। तो दोस्तों, आप इनकी कहानी को कैसे देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।